बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आलमी मंजरनामे पे होने वाले वाकयात का पर्दाव है। हम आपको पहले भी बताते रहते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है रोज़ाना कोई ना कोई वाकया होता है। जैसे कल ये डिमांड हुई कि फ़ौज ने एक्शन ले लिया है उनके खिलाफ जिन्होंने ओवर इंथुजियास्टिकली एक्ट किया। अब पुलिस के उन अफसरों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने सॉफ्ट कू करने की कोशिश की बाय गिविंग एप्लीकेशन फॉर वेकेशंस या हॉलीडेज पे जाने की कोशिश की। तो उसके ऊपर मरियम और बिलावल के दरमियान इख्तलाफ है। बड़ी लंबी मीटिंग हुई जिसके बाद हुई और फिर बाद में उन्होंने लॉन में चहलकदमी करके भी उसके बारे में कुछ डिसीजन लिया ताकि अगर कोई बग लगा हो तो कोई सुने ना करने। और लेकिन इख्तलाफ रहा वो बजिद है कि उनके खिलाफ कुछ न किया जाए और फौज के खिलाफ नैरेटिव सिंगल हैंडेडली चलता रहे। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको एक और पहलू से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि ये क्यों उनकी कंपल्शन है इस तरह करना और पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिए, हम आपको ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। चीन के राइज को रोकने का बेस्ट तरीका ये है कि स्टेट ऑफ मोलाका में साउथ चाइना सी में उसको ब्लॉक कर दिया जाए। अगर वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाए और बैटल ग्रुप वहाँ फिरते रहें और कभी गलती से फ्रेंडली फायर में किसी किसी टैंकर को हिट कर दें तो ऑयल एक्सपोर्ट करने का प्रीमियर आसमान पे चला जाएगा। इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की तरफ से होनी वो भी डिले होंगी और ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से मुश्किलात होंगी। गोया तेल महंगा और एक्सपोर्ट की आमदनी में कमी, तो चाइना की ग्रोथ काफी हद तक स्लो होकर कंटेन हो जाती है। ताइवान को भी इसलिए असला दिया जा रहा है। चीन ने उसका हल सोचा है कि दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट्स की जाएं जिसे सीपेक कहते हैं। और जाहिर है अमेरिका सीपेक को रुकवाना चाहता है, सऊदी अरब भी रुकवाना चाहता है और गल्फ के ममालिक जो दूसरे थिएटर में वो सब रुकवाना चाहते हैं। अब सीपेक को रुकाने के लिए पहले तो इकोनॉमिक मेजर्स भी किए गए, वो मैं आपको किसी और वीलॉग में बताऊंगा कि किस तरह किए गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पूरी तरह स्लो डाउन उन्होंने जरूर कर दिया इसको, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब सीपेक को रुकवाने के लिए मिलिट्री मेजर्स शुरू किए गए, जैसे इंडिया से हमला करवाने का, वो भी कामयाब नहीं हुआ और जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में रेजीम चेंज किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन फौज और हुकूमत या इमरान खान, टू बी वेरी फ्रैंक, हम कहते हैं एक पेज पे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में फौज या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की इनपुट बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से वो डिसीजन एक हाइब्रिड डिसीजन हो जाता है। हाइब्रिड वॉर सुन के हम समझते हैं कि जैसे कोई बुरी चीज़ है। हाइब्रिड ऐसी है जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के साथ एक बिजली की मोटर भी लगी हो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, पेट्रोल भी थोड़ा खाती है, चलती भी ज़्यादा तेज़ है और सस्ती भी पड़ती है। तो इसी तरह से हाइब्रिड डिसीजन मेकिंग है। लिहाजा रजीम चेंज का मतलब है कि मिलिट्री लीडरशिप को भी चेंज किया जाए। इससे पहले भी अमेरिका बहुत दफ़ा पाकिस्तान में रजीम चेंज करवा चुका है। यानी कि अयूब खान ने जब बुक लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि आप हमारे दोस्त हैं वो और नॉट मास्टर्स, तो अयूब खान को चेंज किया गया और CIA ने अपने एक पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर को लॉन्च किया जिनका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था और उन्होंने तहरीक चलाई और वो रोए कि जमहूरियत के लिए। कोयटा में जाके जब वो रोए तो जिस रुमाल से उन्होंने आंसू पहुंचे वो रुमाल लाखों में किसी ने खरीद लिया और बाद में पता लगा कि जिसने वो रुमाल खरीदा था वो भी उन्हीं के कहने पे वो रुमाल खरीद रहा था जिससे उसको पॉपुलर किया गया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो आपे से बाहर होने लगे और किंग फैसल के साथ मिलके बैंक बनाया और बैंक जो था जिसका नाम BCCI था वो बनाने की कोशिश की, तो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी उन्होंने टेक ऑन करने की कोशिश की और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी उन्होंने मंजरनामे से हटाया और जिसने BCCI बनाया आगा हसन आबदी, उनका बाद में हमें पता ही है कि BCCI को भी किस तरह बंद हुआ। और मैंने वो पिक्चर देखी, उन्होंने लिखा, न्यूज़वीक की टाइटल था कि स्लीजिएस्ट बैंक ऑन प्लैनेट अर्थ और तस्वीर BCCI की पिंडी ब्रांच की लगाई हुई थी, सदर में जो BCCI की ब्रांच है जुल्फिकार अली और PNA की, पाकिस्तान की जो तमाम मजहबी पार्टीज और उन्होंने PNA ने ज़िया-उल-हक के जरिए हटाया। ज़िया-उल-हक आपे से बाहर होने लगे तो ज़िया-उल-हक
भी सीन से गायब हो गए। इसी तरह जनरल मुशर्रफ जब सीन से आपे से बाहर हुए, यानी कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, तो वकीलों की मूवमेंट हमारे सामने है कि किसने लॉन्च की। और बताया ये जाता है कि एक दफ़ा माइक मुलन जनरल मुशर्रफ के पास गए और जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया और उन्होंने कहा कि ये जो वाह में धमाका हुआ ये आपने करवाया। और कहते हैं अमेरिकन एम्बेसी को ये पता था कि आज हम जाएंगे कि, तो हमें वो क्या ब्रीफिंग देंगे। और ये सिलसिला चलता गया, हटाया गया। अब आके फौज ने ये फैसला किया है कि डिसीजन मेकिंग जो भी हो, सिविल जमहूरियत के हम साथ हैं। और जनरल बाजवा का ये बड़ा मशहूर है कि जमहूरियत कानून और आइन के पीछे। सीपेक है क्या? पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट करना कोई मुश्किल नहीं था। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से पाकिस्तान का आर्म ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। और न्यूक्लियर वेपन के नज़दीक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को आने नहीं दिया। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में गुलाम इसहाक खान थे जो उसको चलाते रहे, और उन्होंने इसीलिए बड़े नापसंदीदा थे वो वेस्ट में, और आगे चलते रहे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो थे वो इनसाइडर थे, बट फौज की बड़ी इनपुट थी। फिर ज़ियाउल-हक के दौर में, क्योंकि अफगानिस्तान में गड़बड़ हो रही थी, मुजाहिदीन वाला सारा मामला है, तो अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान कर रहा है, बट वो एक वेवर, प्रेसिडेंशियल वेवर मिलता रहा साल बर साल। यानी कि प्रेसिडेंट झूठ बोलते रहे कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, और हालांकि उनको पता था कुछ ना कुछ कर रहा है। उनका खैर है ये कर लें तो उसके बाद रोक लेंगे। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में ये सारा प्रेसलर अमेंडमेंट्स और सारी ये आई पाकिस्तान को दबाने के लिए। लेकिन सम और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बन गए, और टेक्टिकल वेपन्स जो हैं वो बन गए, और पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्दीक हो गया। अब पाकिस्तान पे हमला नहीं हो सकता मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मेल्ट डाउन करने, मिलिट्री मशीन को मेल्ट डाउन करने के लिए। सीपेक जो है वो इसी तरह से है कि अगर सीपेक बन जाता है तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक जायंट की सूरत में सामने आ जाएगा। हम को 7-8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को करते हैं, इतनी एक्सपोर्ट यूरोप को करते हैं। तो अगर हम आईएमएफ से पाबंदियां लग जाएं तो 22-23-24 अरब डॉलर या 25 तक जो गई हैं अरब, उनमें से 80% 90% एक्सपोर्ट्स हमारी जो है अफेक्ट हो जाएंगी। जीएसपी प्लस हमें स्टेटस मिला हुआ है एंड ऑल दैट। तो हमने आईएमएफ से बातचीत करके सीपेक को स्लो भी किया हुआ है, इसीलिए आगे से करने के लिए। लेकिन वेस्ट भी खुल के नहीं सामने आना चाहता। लेकिन अगर सीपेक बन जाता है तो सीपेक में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी है, और फिर एक डिजिटल सिल्क रोड भी बन रही है। तो पाकिस्तान का की इकोनॉमी उसी लेवल पे चली जाएगी जिस लेवल पे पाकिस्तान का डिफेंस है। अब आप इमेजिन करें कि एशिया में एक कंट्री जिसको ना आप मिलिट्री माइट से छेड़ सकते हैं, ना इकोनॉमिकली, वो एक रीजनल पावर बन जाएगी। और एक ऐसी रीजनल पावर इस्लामिक ब्लॉक में बन जाना, इट्स अ सुइसाइडल फॉर द वेस्ट। उनको लिए मंजूर नहीं है। और उसके बिल्कुल साथ एक और बड़ी मिलिट्री पावर जिसका नाम तुर्की है, जहाँ F-16 बनते थे नाटो के। तो ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से रेजीम चेंज करना इस वक्त एम है। चाहे वो प्रिंस मोहम्मद के जरिए आगे प्रोपेल किया जाए, या वो सऊदी अरब को कहते हैं, सऊदी अरब इज सॉफ्ट फेस। बिल क्लिंटन ने जब नवाज शरीफ को यहाँ से निकाला, सऊदी अरब के जरिए निकाला। और तो हमें अभी सऊदी अरब की ड्यूटी लगी कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए इन मुल्कों को राज़ी करें। और दुबई से उन्होंने यूएई से बात की, और कुछ और सूडान वगैरह से कुछ मुल्कों से उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया उसमें। तो ये है वो सिलसिला। अब रेजीम चेंज इस वक्त करना मिलिट्री में, दैट इज अ डेथ विच इज नॉट एन ऑप्शन ओवर देयर। इस वक्त अगर मिलिट्री में रेजीम चेंज हो जाता है तो उसके बड़े अजीब से कुछ नताइज निकल, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो इस वक्त जो चीज वेस्ट परसू कर रहा है, दैट ऑप्शन डजंट एग्जिस्ट अनलेस के कोई मिलिट्री पीछे से वो मुहिम जोई करें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ना इंडिया के से मुमकिन, चाहे इंडिया कोशिश करे भी, पॉसिबल नहीं है करने के लिए। ये चीज़ नवाज शरीफ को समझ नहीं आई, क्योंकि जब सऊदीज ने पीछे से उन्हें कहा कि आप शुरू कर दें, मिलते रहे, हामिद करजई भी मिले उनसे जाके, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये चीज़ समझ आ गई है कि ये खुद कुछ हमला कर बैठे हैं, हमने नहीं करना अब। तो पीडीएम के ऊपर भी हालात जा रहे हैं। ये है वो रेजीम चेंज करने की अमेरिकन थ्योरी जो डॉक्टर हेनरी किसिंजर के दौर में कंसोलिडेट हुई, और अमेरिका ने फैसला किया
कि मुल्कों पे हम रजीम चेंज के ज़रिए डेमोक्रेसी भेजा करेंगे और वो सारा कुछ जिस तरह। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए, मिसाल के तौर पे फौज ने अगर उन लोगों को जिन्होंने ओवर एंथुजियास्टिकली रिएक्ट किया कैप्टन सफदर के केस में, उनको पनिश किया जाए, तो उन पुलिस वालों को भी तो पनिश करना चाहिए जिन्होंने सॉफ्ट कू करके इस्तीफे दिए। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ करने के लिए, दूसरी साइड पे भी। तो ये वो टग ऑफ वॉर है जिसको ना समझने के नतीजे में कभी हम जमहूरियत की बात करते हैं, कभी हम नून लीग की, पार्टीज की, मार्शल लॉ, फौज की बातें करते हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पहले भी था, पहले एक्टिव था। तालिबान को जाहिर है बाहर से, अभी वो जो सारे तालिबान यहाँ से भाग के गए थे जिन्होंने गले काटे हुए, अफगानिस्तान में बैठे हुए, कुनड़ में, अमेरिका के बिल्कुल साए में बैठे हुए, बगराम के करीब, नूरिस्तान, कुन्नड़, इन्हीं इलाकों में ना पाकिस्तान के, जहाँ पे दाइश भी आई हुई। जो दाइश वहां से खत्म हुई है, वो दाइश यहाँ पे आ गई ताकि चाइना और रशिया में आगे जाके वो करे। रशिया और चाइना ने इस पर कंसर्न शो किए। तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर, और ये एक सॉफ्ट वॉर है जो हो रही है, जिसे लूज करने की पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, चाहे कितने भी हालात खराब हो जाए। और ये चीज नवाज शरीफ को पूरी तरह न जाने क्यों तीसरी दफा भी समझ नहीं आ रही। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीलॉग में। हमारे प्रोग्रामों को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वक्त पे पहुंचते रहें प्रोग्राम। इन वीलॉग्स के साथ साथ हमने एक पाथवेज भी शुरू किया है, ताकि उसमें एक सीनियर रिसर्च फेलो को, जो एक थिंक टैंक को कई दिहाइयों से चला रहे हैं और बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, हमने उनको परमानेंटली एंगेज किया है, आबिद क्यूम सुलैरी, जो गवर्नमेंट के भी एडवाइजर है, ताकि वहां पर जो हम आपको चीज दें वो पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टस से दी जाए, और वो ताकि पॉलिसी मेकिंग में इनपुट लेने के लिए आपके लिए ज़्यादा मुफीद हो सकती है। और 2-3 एरियाज भी हमने उसमें सेलेक्ट किए हैं। कोशिश करते हैं हम कि उसके अंदर रहें, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट वगैरह, पावर्टी, सोशल सेक्टर। लेकिन अगर कहीं बाहर निकलना पड़े तो हम अपने स्कॉलर से मशवरे से बाहर भी निकल जाते हैं कई दफ़ा। उस प्रोग्राम को भी देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।